के अपराधी हैं, इनमें से एक को उठाकर लाएंगे और उसे इस फांसी पर ले जाकर लटका कि यहां पर अपराधियों ने पुलिस कर्मियों को पकड़ पकड़ के ऐसे वाकये की आज आपके सेशन में चर्चा होने जा रही है, जिसे सुनने के बाद अंत में आपको लगेगी एक कहानी, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आज से रिलेटेड एक घटना है। दुनिया में एक देश है इक्वाडोर, जिसका सबसे बड़ा कहिए तो अपराधी कहिए, डॉन कहिए, गुंडा कहिए, वो जेल से छूट के भाग गया है। जेल से छूट के भागने पर पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है और इमरजेंसी के हालात ये हैं कि पुलिस वालों को कैमरे पर खड़ा करके मारा जा रहा है अपराधियों द्वारा। जेल के अंदर कत्लेआम मचा हुआ है। क्या बड़े कारण हैं, दुनिया पर इसका क्या फर्क पड़ सकता है, दुनिया में ड्रग का कारोबार कितना है, ड्रग से दुनिया में होने वाली मौतें कितनी हैं, इक्वाडोर में आपसी संघर्ष में लोग कितने मरते हैं, सारी चर्चाएं आज के सेशन में होने वाली हैं। आज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अमेरिका के नाम पर दो कॉन्टिनेंट हैं, एक है नॉर्थ अमेरिका, एक है साउथ अमेरिका। इक्वेटर से उत्तर में उत्तरी अमेरिका, इक्वेटर से दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका। हालांकि दक्षिणी अमेरिका का कुछ हिस्सा इक्वेटर पर भी पड़ता है। उनमें से जो इक्वेटर पर पड़ने वाला देश है उसका नाम है इक्वाडोर, और आज कहानी उसी इक्वाडोर की है। इस इक्वाडोर को आप मैप में इस प्रकार से देख सकते हैं। कोकेन का केंद्र है, यह है बिक्री के लिए ड्रग्स के अंदर। यहीं का एक अपराधी है जिसका नाम है फीटो, फरार हो गया है। बीबीसी की खबर देख रहे हैं, इक्वाडोर में इमरजेंसी लगी है। इस कहानी को तसल्ली बख्श तरीके से सुनिएगा, जानकर आपको ऐसा लगेगा कि हे भगवान, अच्छा है कि हिंदुस्तान में इतनी शांति है। आज इस पूरे की पूरे वाकये को इस दृश्य से सुनिएगा कि ऐसे हालात जिन देशों में होते हैं वो हाल किस तरह का जीते हैं, ठीक है। लेकिन इस सब के बीच में ये इस व्यक्ति को आप तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं, नार्को का बॉस कहा जाता है इसे। दुनिया के अंदर ये माना जाता है कि ये मतलब नार्कोटिक्स में सबसे बड़ा डॉन है, इक्वाडोर के अंदर रहता है। अल्फीटो नाम है इसका, चर्चा करेंगे। लेकिन इसकी न्यूज को देखते हुए मैं एक चीज और आपको यहां दिखा दूं कि यहां अपराधी, हालांकि आज बहुत सारे ऐसे वीडियो फुटेज होंगे जिनसे आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, और परेशान हो सकते हैं इसलिए हम बहुत जल्दी स्किप करेंगे उन्हें, अदरवाइज यूट्यूब हमें उसके ऊपर स्ट्राइक कर देगा, फिर व्यूअर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, वीडियो देखने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। व्यूअर डिस्क्रिप्शन से मतलब बचने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइक अगर करते रहेंगे ना, तो वो फिर व्यूअर डिस्क्रिप्शन को बदल देता है। आप लाइक करना घटाते हैं तो वो सोचता है कि ये देखने वालों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए केवल मैं फोटो ही दिखा देता हूं, वीडियो नहीं दिखा रहा हूं। लाइव टीवी एंकर के पास अपराधी जितने हैं वहां के, वो पहुंचते हैं, केवल सारे नहीं पहुंचे, कुछ अपराधी पहुंचते हैं और जाकर गन पॉइंट पर इससे कहते हैं कि पुलिस को बोल दो कि हमें ढूंढने ना आए, अगर आ गए। और लाइव समाचार चल रहा है, ठीक है, और उस लाइव समाचार में एंकर से हाथ जुड़वा करके ये लोग अपना अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। खैर, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है। अर्थात एक तटीय देश है, मतलब एक तरह से समझिए समुद्र तट पर स्थित देश है, इक्वेटर बीच में से होकर गुजरती है। इसके साथ साथ अगर आप साउथ अमेरिका को एक बार हल्का सा समझ लें तो आपके लिए काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके उत्तर की तरफ देश है कोलंबिया और इसके दक्षिण की तरफ देश है पेरू। यहां पर पेरू बैठा हुआ है, यहां कोलंबिया बैठा हुआ है, यहां पर बोलीविया बैठा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बोलीविया, पेरू, अब यहां पर ना ये पेरू इक्वाडोर, कोलंबिया, पराग्वे, उरुग्वे, ये कुल कंट्रीज हैं सारी की सारी यहां पर, जिनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है ड्रग्स को पैदा करना। इस पूरे क्षेत्र में जिस तरह की खेती होती है उसमें कोको नाम के फॉरेस्ट को, कोको नाम के पौधे को बहुत इफेक्टिव तरीके से पैदा किया जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इक्वाडोर में कोको पैदा नहीं होता है जिससे कोकीन बनती है, इसके आसपास किस किस में, कोलंबिया में और पेरू में बड़ी मात्रा के अंदर कोकीन का उत्पादन होता है। अभी चल के सारी बातें आपको बताएंगे, फिलहाल के लिए अल्फीटो पर लौटते हैं। लॉस कॉनरॉस नाम का एक ड्रग कार्टेल है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है, जो कि इक्वाडोर के अंदर काम करता है। अच्छा, इक्वाडोर जो कि ये तटीय देश आप देख रहे हैं, इसके भी तट पर ग्वांगुल नाम का एक शहर है। अब थोड़ा सा मैप को और समझने की कहानी को आवश्यकता है। सिटी ऑफ ग्वांगुल नाम की एक जगह है, कहां पर, इस इक्वाडोर के तटीय हिस्से पर। इस सिटी ऑफ ग्वांगुल का डॉन हुआ करता था फीटो। यहां की सबसे बड़ी जेल, जैसे भारत की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ है, ऐसे यहां की सबसे बड़ी जेल सिटी ऑफ ग्वांगुल है। इसके अंदर यह वाला गुंडा रहा करता था। क्यों रहा करता था? क्योंकि ये ड्रग्स कार्टेल का बॉस है इक्वाडोर के अंदर। बोले केवल इतनी सी बात पर? नहीं साहब, और थोड़ी बड़ी बात है। क्या बात है? इनके यहां लास्ट ईयर राष्ट्रपति के चुनाव थे। थोड़ा सा इस बात से इसका माहौल समझिए। लास्ट ईयर मतलब 2023 के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव थे। राष्ट्रपति के चुनाव में एक उम्मीदवार ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति बन गया तो मैं इक्वाडोर के ड्रग कार्टेल को खत्म कर दूंगा। भाई साहब, उसने ये वाली बात बोली केवल चुनाव प्रचार में। ये जनाब गए और इन्होंने उन्हीं को मार दिया। यानी इनके यहां राष्ट्रपति उम्मीदवार जिसने ड्रग कार्टेल को खत्म करने की बात की, उनको ये जनाब मरवा दिए। ये इनकी उपलब्धियों में शुमार है। बाकी इनकी उपलब्धियों में इतना हाल है कि यहां पर जितने भी बड़े क्राइम होते हैं वो इन्हीं के ड्रग कार्टेल, इनके ही जो प्यादे हैं उनके द्वारा कराए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए खबर बनती है, फेमस आदमी तो है नहीं लेकिन जानते सब हैं, इसलिए नाम इनफेमस है। मोस्ट इनफेमस ड्रग लॉर्ड फीटो एस्केप्ड फ्रॉम जेल। ये जेल से भाग गए। ये खबर बनकर सुर्खियों में 8 जनवरी 2024 को अखबारों में आती है। ऐसी स्थिति में इस फीटो नाम के गुंडे या अपराधी की सर्च जगह जगह शुरू होती है। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, राष्ट्रपति चुनाव थे, जिसने कहा कि मैं ड्रग्स को मिटा दूंगा, ये उसको मरवा दिया, तो कोई और व्यक्ति भी तो बना होगा। बिल्कुल बना। बनने वाले व्यक्ति ने बनने के बाद यह कह दिया कि मैं ड्रग्स को मिटा दूंगा।
तो जो पहले चुनाव में था वो इसलिए प्राण से हाथ गवा दिया क्योंकि उसने कहा ड्रग्स को मिटाएगा। अब जो नया बना है वो कह रहा है कि मैं ड्रग्स को खत्म कर दूंगा और इक्वाडोर को साफ कर दूंगा। तो ये जनाब जिस अपराध में जेल गए थे, जेल को तोड़कर फरार हो गए। इनके जेल के हालात बड़े इंटरेस्टिंग हैं, आप एक बार तस्वीर देख लें और उसके बाद इनके हालात सुनिए। ये यहाँ की ग्वांगुल की सबसे बड़ी जेल है, यानी कि इक्वाडोर की सबसे बड़ी जेल है। यहां पर अपराधियों में जो खूनी संघर्ष चलता है, यानी जेल के अंदर केवल और केवल सिंडिकेट्स का राज चलता है। ओपनली यहां पर एक गैंग दूसरे गैंग को मरवाती है और ऐसी स्थिति में यहां जेल की छतों पर अपराधी बैठे हुए देखे जाते हैं। इंटरेस्टिंग तो यह है कि यहां के म्यूजिक कंसर्ट भी कई बार जेलों की छत से आयोजित होते हैं। अपराधियों द्वारा म्यूजिक बनाया जाता है और छतों पर खड़े होकर गाया जाता है, लोग देखने के लिए आनंद लेते हैं। यहां अलग ही है, यहां पे जेल की कहानी भी अलग है, वो भी आज के सेशन में चर्चा का संभवतः थोड़ा बहुत हिस्सा बनेगी। अच्छा, अब इक्वाडोर साहब इनफेमस क्यों है, क्या है ऐसा जो यहां पर हो रहा है, अब वो सुनिए। इक्वाडोर को जिस प्रकार से मैंने साउथ अमेरिका में इक्वेटर पर एक देश बताया, इसके साथ दो देश लगे हुए हैं। उत्तर में लगा हुआ है कोलंबिया और दक्षिण में लगा हुआ है पेरू। दुनिया में जो कोकीन पैदा होता है उस कोकीन का लगभग आधा, मतलब 50 से 60% कोकीन इस कोलंबिया नामक देश में उत्पादित किया जाता है। 10 से 15% कोकीन पेरू में पैदा किया जाता है और उसके ही निकट स्थित है बोलीविया, 8-10% कोकीन का उत्पादन वहां होता है। अब दुनिया में ड्रग्स का कारोबार कितने करोड़ का होता होगा, कितने बिलियन डॉलर का होता होगा, एक बार एक गैस वर्क कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मेरे सेशन में आगे उसका चर्चा हो ही जाएगा। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन देशों में कोकीन का उत्पादन और उस उत्पादन के बीच में इक्वाडोर का एक मार्केट बनकर निकलकर आ जाना, मतलब ये ऐसी जगह है जहां पर कोकेन पैदा नहीं की जाती, यहां से बेची जाती है, दुनिया को यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पैदा कोलंबिया में हो रही है, पेरू में हो रही है, क्या इनके पास समुद्र तट नहीं है, क्या है? फिर ऐसा क्या है बीच में, थोड़ा सा तथ्य जान लीजिए। ये देश तो अपनी अपनी लोकल करेंसी चलाते हैं अपने देश में। इक्वाडोर में एक बहुत ही जबरदस्त खोज है और वो क्या है, इस देश की करेंसी भी डॉलर है। और कौन सी डॉलर? अमेरिकन डॉलर इनके यहां की करेंसी है। बोले इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको पेमेंट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार करने की कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया का कोई भी देश इनसे ड्रग्स खरीद सकता है। फीटो फेमस क्यों है? क्योंकि उनको पेमेंट का क्राइसिस कभी होता ही नहीं है, बैंक की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहां पर पेमेंट आपको डॉलर में करना है, डॉलर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है। बहुत सारे लोग अपने अपने लेवल पर नंबर्स लिखते जा रहे हैं, मैं केवल एक नंबर बीच में बता देता हूं ताकि आपका इंटरेस्ट इस पे और बढ़ जाए। जानकारी इतनी समझ लीजिएगा, दुनिया में भारत की तरफ से जो एक्सपोर्ट होता है ना, कुल ड्रग्स का नहीं, सब प्रकार के सामान का, चाहे उसमें डिफेंस है, चाहे उसमें हमारा कपड़ा है, चाहे उसमें जूते चप्पल जो भी हम बेचते हैं, जेम्स ज्वेलरी सब जो बेचते हैं, वो 700 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है इंडिया का। हम उसको बढ़ा के 1000 बिलियन डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। इंडिया का एक्सपोर्ट बता रहा हूं, इंडिया वर्ल्ड की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसके बारे में बता रहा हूं। आपको पता है ड्रग्स का मार्केट पूरे वर्ल्ड में 780 बिलियन डॉलर का है। दोबारा सुनिए क्या बोला मैंने, 700 बिलियन डॉलर इंडिया एक्सपोर्ट करता है कुल मिलाकर, जब वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। और दुनिया में जो ड्रग्स का एक्सपोर्ट है वो 780 बिलियन डॉलर का है। इस तथ्य से इस मार्केट को समझ लीजिए कि कितने बड़े साइज का मार्केट है। ड्रग्स को थोड़ी इस तरह से रेस्पेक्ट दीजिए। फिर मैं आता हूं वापस से, कोलंबिया और जो पेरू है, यहां पर उत्पादित होता है कोकेन। कोकेन आता है इक्वाडोर के रास्ते, बिकने जाता है दुनिया में। अब आप सोचेंगे बिकने कहां जाता है और कोकेन की बात इतनी क्यों हो रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है साहब। आप यहां पर केवल डॉलर्स के हिसाब से देखते जाइएगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा। कोलंबिया में 1 किलो कोकेन की कीमत 1,70,000 रुपए है, 1700 यूरो है। 1700 यूरो पर केजी के हिसाब से कोकेन उपलब्ध है, 1700 से 2000 केजी के रूप में, यानी 2 लाख रुपए किलो आपको कोकेन मिल जाएगी। वहीं अमेरिका में उसी कोकेन की कीमत 24 लाख रुपए पर केजी से 30 लाख रुपए पर केजी तक जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए, दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका तक जाना है और प्राइजेस में कम से कम 10 से 15 गुना का इजाफा है। अगर इतना इजाफा होगा तो सोचिए कितने ज्यादा इलीगल लोग कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सरकारें तो ड्रग्स बेचती नहीं है, लोगों को जरूरत है। अच्छा, इसमें एक चीज और जान लीजिए ताकि इस स्टोरी में और ज्यादा आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे। ये ड्रग्स खरीदते कौन है? आप भी अक्सर अगर नोटिस करें, 2 प्रकार के वर्ग हैं जो ड्रग्स में बहुत ज्यादा लिप्त हैं। एक वो जो दिशाहीन हो चुके हैं, जिन्हें दुनिया में अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं बची है, भविष्य से कोई उम्मीद नहीं है कि उनका कुछ हो पाएगा, तो वो अपने आप को भुलाने के लिए नशे की आड़ ले रहे हैं, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए, कमजोरी को दबाने के लिए नशे की आड़ में डले हुए हैं। जितने भी फेलियर टाइप के लोग हैं, चाहे वो प्यार में फेल हो, चाहे रोजगार में फेल हो, वो सब लोग नशे के शिकार हो गए हैं। एक तो आपको नशे में वो लीन मिलेंगे, दूसरे वो लोग मिलेंगे जो बहुत ज्यादा पैसा कमा लिए, जिन्हें ये नहीं पता कि इस पैसे का करें क्या।
अमेरिका और यूरोप दुनिया में वो देश हैं जिन्होंने अनाप शनाप तरीके से लोगों को लूटा, लूटकर इतना पैसा आ गया कि उन्हें जीवन में जीने के लिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ना रिश्ते मैनेज हो रहे हैं, ना दुनिया के देश मैनेज हो रहे हैं, अपने आप को लीन रखने के लिए नशे में पड़े हुए हैं। तो अर्थात अब आप इससे यह समझ जाइए कि इस पूरे इन प्रकार के जो देश हैं, इनका असली मार्केट अमेरिका या यूरोपियन कंट्री हैं, या फिर यूरोपियंस जहां रहते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, जो पैसे वाले लोग हैं, वो ड्रग्स के इनके बड़े मार्केट हैं। आप जान सकते हैं कि दुनिया में जितने भी पैसे वाले लोग हैं या तो वो नशा कर रहे हैं। अगर आप इस बात से सहमत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने जो अभी कोलंबिया, पेरू, बोलीविया इनके बारे में बात की, आप उनका उत्पादन यहां पर देख सकते हैं 2021 का। कोलंबिया, ये येलो मार्क जो है कोलंबिया का है, रेड मार्क पेरू का है और बोलीविया का, यानी साउथ अमेरिका के ये देश ड्रग उत्पादन में, विशेष रूप से कोकीन उत्पादन में सबसे आगे हैं। अच्छा, कोकीन उत्पादित हुई कोलंबिया में, बिकने गई अमेरिका में। अब जाती कैसे है, अब ध्यान से देखिए साहब, जाने का रूट यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। पैदा कोलंबिया में वाया इक्वाडोर होकर के अमेरिका जाती है, क्योंकि रूट बता दिया ना ड्रग्स का कहां से जा रहा है। कोलंबिया से होते हुए ये जो कैरेबियन कंट्रीज हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, अमीर लोग इतने हैं अमेरिका में कि उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड परचेज कर रखे हैं। इन आइलैंड्स पर सीधी ड्रग्स की सप्लाई होती है और यहां से अमेरिका में सीधा एंट्रेंस है जो कि ड्रग्स को मिलता है। इसी प्रकार से यहां से होता हुआ ड्रग्स यूरोप में, यानी यूरोप और अमेरिका डेस्टिनेशन है। ये वो तथ्य है, अगर आपको चाहिए, जो मैंने बोला था कि इतना ड्रग्स का कारोबार होता है दुनिया की जीडीपी में। अगर 78 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कारोबार है तो 1% यानी 780 बिलियन डॉलर केवल ड्रग्स का कारोबार है। मैंने जो बात अभी कही उसको और ऑथराइज करते हैं इस प्रकार के मैप से। एक बार 16 से 20 का मैप देखिए। 2016 से 20 के बीच में कोकेन का एक्सपोर्ट कहां से कहां हुआ, जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। क्या ये साउथ अमेरिका के वही देश हैं जिनमें एक तरफ इक्वाडोर, कोलंबिया, इधर पेरू, ये सब दिखाई पड़ रहे हैं? यहां से ड्रग्स निकलता है और जा कहां रहा है, विचार कीजिए। ये निकल कर गया यूरोप, मैंने कहा था आपसे। ये निकल कर गया कैरेबियन कंट्री, कैरेबियन कंट्री से घुस गया नॉर्थ अमेरिका। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, यहां भाव कैसे बढ़ते हैं। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर, राजस्थान सीमा के बिल्कुल नजदीक हरियाणा है और हरियाणा और पंजाब राजस्थान से सीमा लगाते हैं। राजस्थान में जो दारू की कीमत है, शराब की जो कीमत है, वो हरियाणा और पंजाब से डबल है, लगभग डबल है, या फिर मतलब 50-60% तो ज्यादा है ही है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोग शराब की तस्करी करते हैं। हमारे राजस्थान को आप इससे बहुत आसानी से समझ पाएंगे, मैं आपको थोड़ा रिलेट करके समझाता हूं। आप ऐसे समझिएगा, पूरब की तरफ पड़ रहा है हरियाणा और पंजाब, पश्चिम की तरफ चले तो आया राजस्थान, और पश्चिम की तरफ चले तो आया गुजरात। गुजरात ड्राई स्टेट है, यानी कि शराब अगर मिलेगी वहां पर तो पैसे बढ़ के ही मिलेगी। कुछ जगह होटल्स वगैरह में शराब अलाउड है या इलीगल तरीके से शराब मिलती है। तो गुजरात में शराब का भाव अगर एक्स है तो भी वो 2x पर बिकेगा। राजस्थान में कीमत मान लीजिए एक्स है, हरियाणा पंजाब में 1/2x है। तो अब स्मगलिंग सोचिए कैसे होती है। हरियाणा पंजाब से शराब का ट्रक निकलता है, राजस्थान को पार करता है और गुजरात में बिकने जाता है। तो राजस्थान से होकर नेक्सस बन गया, क्योंकि 1/2x पर अगर कोई एक ट्रक भर के ले गया और 2x पर गुजरात में बेच आया तो 4 गुना की उपलब्धि हो गई उसको, 4 गुना कीमत बढ़ गई। यानी कि अगर 1 करोड़ का दारू लेके निकला, 4 करोड़ का माल बेचकर आएगा। ऐसे ही यहां सोचकर देखो, यहां पर 2 लाख रुपए किलो की कोकीन है, 30 लाख रुपए किलो जाकर के अमेरिका में बेचेगा। तो बॉर्डर क्रॉस कराने पर कीमतें बढ़ेंगी। तो पैदा यहां हो रहा है, पैदा होते होते कहां जाना है, अमेरिका। अमेरिका के बिल्कुल नजदीक बसा हुआ देश है मैक्सिको। मैक्सिको बेचारा खुशकिस्मत ही इसलिए है कि वो अमेरिका का पड़ोसी है, क्योंकि अमेरिका के उत्तर में बसा हुआ कनाडा तो डेवलप्ड कंट्री है। अमेरिका की बदकिस्मती है कि उसके उत्तर में नहीं, दक्षिण में एक गरीब देश है। अगर उसके हालात सही होते ना अमेरिका के, तो शायद वो मैक्सिको के भी लूट साट करके सेट कर देता, बट फंस गया। अब मैक्सिको ही वहां पर अवैध रूप से, जो डंकी रूट से बड़ी मात्रा में अमेरिका में जो लोग घुसाए जाते हैं, वो भी मैक्सिको के माध्यम से ही जाते हैं। और जो ड्रग्स अमेरिका में जाता है उसमें भी बड़ी मात्रा में मैक्सिको का कंट्रीब्यूशन है। यानी कि अब आप इस तरह से समझिए, ड्रग्स पैदा यहां हुआ, पहुंचाना अमेरिका में है, तो सबसे बड़ा बॉस कहां का बना, मैक्सिको का बना। मैक्सिको इसी कारण ड्रग के अंदर बहुत बड़ा कार्टेल सिस्टम चलाता है। इसी पर मैंने बताया था, यहां पर ड्रग वाले लोग अपनी आर्मी लेकर चलते हैं, उनके अपने हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, एयरपोर्ट है, सब उनका अपना है, ड्रग्स वालों का, ड्रग डीलर्स का। ठीक है, ऐसे यहां पर इक्वाडोर से चूंकि पैदा होकर इनकी तरफ जाएगा और ये मार्केट है बहुत बड़ा, इसलिए इसकी अपनी एक अलग वैल्यू चल रही है। तो आपको ये समझ में, और एक मैप में आप रिलेट कर लीजिए, ओशिनिया दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर इंडिया का नाम तो कहीं आ ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इंडिया इस चीज से अभी फिलहाल बचा हुआ है। हमारे कुछ लोग, कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि इस समय नशे की गिरफ्त में हैं, लेकिन फिर भी वर्ल्ड मैप पर 2016 से 20 के बीच में हम नहीं थे। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में जो यूएई वाला जो क्षेत्र है, जहां पर वर्ल्ड के बहुत सारे लोग आते हैं, वहां पर भी ड्रग्स मिल रहा है। ठीक है साहब, तो ड्रग ट्रैफिकिंग समझ में आ गई। अमेरिका के नीचे बसे हुए जगह पर ड्रग पैदा हो रही है, अमेरिका और यूरोप में खप रही है। रास्ता इन लोगों ने जो निकाल दिया वो कहां से निकाल दिया, इक्वाडोर, पेरू होते हुए सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और अमेरिका तक पहुंचने का रूट निकाल दिया। अब आप इस तथ्य को एक बार 2008 के
आंकड़े से क्रॉस चेक कर लीजिए। 1700 यूरो पर केजी का भाव था, अमेरिका में 30,000 यूरो पर केजी का था, 30,000 डॉलर पर केजी का था। इससे अंतर लगा लीजिए कि भाव पहुंचते पहुंचते कहां तक। सोचिए मैक्सिको तक मात्र 8,000 डॉलर पर केजी के हिसाब से कोकेन मिल रहा है और यहां से यहां पार करते करते कम से कम 4 गुना कीमत पर पहुंच रहा है। मतलब यह स्पष्ट है कि यहां पर जैसे अमेरिका में घुसाने वाले लोग रहेंगे वो पैसा बढ़िया कमाएंगे। ठीक है साहब, उम्मीद है अब आपको यह समझ में आ गया। अब वापस मैं आता हूं इक्वाडोर पर, जहां पर यह इमरजेंसी की कहानी हुई है। पर मैंने ये सारी बातें आपको क्यों बताई, ताकि आप इस कहानी में कंटेंट को रीड कर पाएं कि अल्टीमेटली खेला असल में चल क्यों रहा है, इमरजेंसी लग क्यों गई, कितना बड़ा है ये मामला जिसके कारण इमरजेंसी लगाई गई। अदरवाइज मैं बता देता, आपको पता ही नहीं चलता कि अच्छा इसके पीछे इतना बड़ा अर्थतंत्र लगा है। अब इक्वाडोर पर लौटते हैं। इक्वाडोर जहां इमरजेंसी की कहानी है, वहां पर हत्याओं का रेट क्या है। हत्याओं का रेट का मतलब ये नहीं कीमत क्या है, दर बता रहा हूं। यहां प्रति 1 लाख पर औसतन 25 से 28 लोगों की हत्या होती है। हत्या होती है से मतलब ये समझ लीजिए 2018 से 2022 के बीच में प्रति वर्ष मरने वालों की संख्या हत्या से यानी गोली से एक दूसरे को मारने वालों की संख्या 7,000 से ऊपर थी। 7800 लोग 2022 में एक साल के अंदर केवल ड्रग्स के आपसी झगड़े के अंदर मारे गए थे। इसी कारण से अब यह व्यक्ति आपके लिए सुर्खी में आता है। इक्वाडोर का नार्को बॉस जिसका नाम है फिदो, यह जेल से फरार हो गया है और इसी के फरार होते ही सब जगह धूमधाम शुरू हो गई है। अर्थात जैसे ही यह फरार हुआ, बैठे हुए वर्तमान राष्ट्रपति को सबसे पहले चिंता सताई कि भैया अब यह बाहर आ गया है, मैंने कह रखा है कि मैं ड्रग्स को मिटाऊंगा, ये मुझे मिटाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति उम्मीदवार को भी ये व्यक्ति मिटवा चुका था। ठीक है, ये अल्फिदो है, ये इसके साथ में बैठे हुए जो इसके लोग हैं वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अल्फिदो की कहानी शुरू कहां से होती है, 2011 में ड्रग तस्करी और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में 34 साल की जेल की सजा अल्फिदो को हुई थी। अगस्त 2023 में इसने सबसे ज्यादा सुरक्षा वाली जेल, जिसका नाम गिलगिल, हम जिसके बारे में बता रहे हैं, जहां इसको शिफ्ट किया गया है, वहां शिफ्ट किया गया था। इस काम में हजारों सैनिक लगाए गए थे जब इसको शिफ्ट किया गया। फीटो पर इक्वाडोर में चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विलाविसेंसियो की हत्या का आरोप है कि इसने उसको मरवाया था, क्योंकि उसने ये कहा था फर्नांडो ने कि मैं अगर सत्ता में आ गया तो मैं ड्रग कार्टेल को मिटा दूंगा। ठीक है साहब, ये कहानी। इससे पहले 2013 में भी ये जेल गया था, तब छूटकर वापस आ गया था। वर्तमान में यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं यहां पर जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। यहां पर इन प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम है नाओबा, इन्होंने जैसे ही ये खबर प्राप्त करी कि फीटो भाग गया है, इन्होंने 60 दिन की इमरजेंसी तुरंत घोषित कर दी। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई साहब फीटो के भागते ही इसके समर्थक लोग मार्केट में खुलेआम अपनी गुंडागिर्दी करने आ गए। उन्होंने जहां तहां पुलिस वाले या सैनिक देखे, हॉस्पिटल देखे, कॉलेजेस देखे, मॉल देखे, वहां पर हंगामा और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। यानी वो इसके आने का जश्न मना रहे थे, अल्फिटो के बाहर आने का जश्न मना रहे थे। कैसे? उन्होंने कई पुलिस कर्मचारियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। गिरफ्त में लेते हुए 7 पुलिस अधिकारियों को अगवा करके उनका वीडियो पब्लिक कर दिया और पब्लिक करके, इसकी गैंग का नाम क्या है, लॉस कॉनेरोस। लॉस कॉनेरोस ने जैसे ही बाहर आकर के अपना हंगामा मचाना शुरू किया, ये जो नाओबा करके राष्ट्रपति है, इसने इस 7 पुलिस कर्मचारियों के अगवा किए जाने की सूचना पर लॉस कॉनेरोस को आतंकी संगठन डिक्लेयर कर दिया। मतलब आप सोचिए अपडेट में कि एक ड्रग कार्टेल है जिसने पुलिस अधिकारियों को अगवा किया है। इस अगवा के करते ही राष्ट्रपति उसे आतंकी संगठन डिक्लेयर करता है। रीजन, ताकि उसको अगर गोलियों से मार दिया जाए या फिर इस कार्टेल के लोगों को माना जाए तो उस पर मानवाधिकार का मसला ना चले, तो बोले इन्हें आतंकी संगठन डिक्लेयर कर दो। ऐसी स्थिति में 3 बंधकों को बकायदा उन ड्रग कार्टेल के गुंडों ने राष्ट्रपति के नाम संदेश बुलवाते हुए अपनी तरफ से बातें कही। अब मेरे पास वो वीडियो तो है, आप केवल यहां पर ये वीडियो देख करके अंदाजा लगा लें, ये सारे की सारे गिरफ्त में लोग हैं। इनमें से एक को यहीं पर गोली मार दी जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को आगे चला दे रहा हूं। पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार करके, या फिर ये कहिए कि इन अपराधियों ने, देख सकते हैं आप इनके हाथ में किस प्रकार से पूरा वेपन सिस्टम है और ये किस प्रकार से टारगेट कर रहे हैं, तो हम इसको एस्केप कर दे रहे हैं अभी। ठीक है, इक्वाडोर डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी एज नोटोरियस कार्टेल लीडर एस्केप स्पार्किंग सिक्योरिटी क्राइसिस। इसके तुरंत छूटते ही सिक्योरिटी क्राइसिस की सिचुएशंस, ये वो तस्वीर है, मैं फिर से इसको नहीं दिखा रहा हूं, केवल इतना सा समझिए कि इसको अभी थोड़ी ही देर में गोली मार दी जाएगी। हटाइए। ऐसे ही यहां आप देख रहे हैं, ये सैनिकों को गिरफ्तार किया हुआ है, ये कार्टेल के अपराधी हैं। इनमें से एक को उठाकर लाएंगे और उसे इस फांसी पर ले जाकर लटकाएंगे। चूंकि ये फिर से संवेदनशील है, मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, आप केवल इतना सा समझ जाइए कि हालात ये हैं कि इन लोगों से, इन अपराधियों से निपटने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं पुलिस ने अपने बंकर, वो क्या कहते हैं, टैंकर सड़कों पर उतार दिए हैं। ये टैंकर अपराधियों से निपटने के लिए सड़कों पर आए हैं। पुलिस मार्च करती हुई आपको सड़कों पर दिखाई दे रही है, सेना सड़कों पर उतर चुकी है ड्रग कार्टेल के गुंडों से निपटने के लिए। मैंने सेशन के शुरुआत में कहा था, अंत में आपके मुंह से एक लाइन निकलेगी कि धन्यवाद भगवान, हम भारत में रहते हैं जहां इतनी शांति है। आप देख सकते हैं हालात किस तरह के हैं, क्योंकि इन हालातों में फीटो के समर्थन में सैनिक, फीटो के समर्थन में कार्टेल वाले तो जहां तहां देख करके उनको, मतलब सेना को और पुलिस को अपनी उसमें ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सैनिक उन्हें ढूंढने निकल रहे हैं। एक दृश्य और दिखाता हूं मैं आपको।
आप ये तस्वीर देखिए, इससे यहां के हालात पता चल जाएंगे कि हालात क्या हैं। आप देखिए, ये एक जेल का नजारा है। इस जेल की छत को देखिए, ये आपको जो दिख रहे हैं, ये यहां के अपराधी हैं जो जेल की छत पर रहते हैं। पुलिस सामने है, जेल की छत पर अपराधी हैं। यहां छत पर घूमा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जेल के अंदर अपराधी गार्ड्स को अपना बंधक बना लेते हैं और बाकायदा यहां पर अपराधियों के पास शासन चलता है। मैं अगेन इस वीडियो को नहीं दिखाऊंगा, देखकर इतना समझ जाइए कि यहां पर अपराधियों ने पुलिस कर्मियों को पकड़ पकड़ के शूट किया है। ये एक दृश्य है जहां अपराधियों ने या ड्रग कार्टेल के गुंडों ने एक कॉलेज पर हमला करके वहां पढ़ रहे बच्चों को इस प्रकार से भगा भगा के मारा है। मतलब आप देख सकते हैं किस प्रकार से, मतलब आप ये सोचिए कि हालात इतने बदतर हैं, ना यहां एजुकेशन हो पा रहा है, ना यहां पर पुलिस सिस्टम चल रहा है, सेना यहां पंगु बनी खड़ी है और टारगेट करके लोगों को मारा जा रहा है। यहां हो रही मुठभेड़ मैं आपको फिर से नहीं दिखाऊंगा। जो ताजा अपडेट निकल कर आया वो तो हद इस बात की हो गई कि जो इमरजेंसी अनाउंस करने वाला टीवी एंकर था, उसके ऑफिस में ये ड्रग कार्टेल के अपराधी घुसाए और इन्होंने पब्लिकली आकर के उसे गन की नोक पर उसके सामने और वहीं पर लोगों को, कईयों को लाइव टेलीकास्ट के अंदर गोलियों की आवाज सुनाई दी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। कुल मिलाकर के यहां के हालात बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुके हैं। राष्ट्रपति डेनियल नाओबा ने इन बिगड़ते हालातों के चलते 22 गैंग जो यहां पर सक्रिय हैं, उन 22 गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है कि भाई अब इन्हें जहां देखो गोली मार दो, ऐसे हालात हैं। इस आदेश के बाद में ये पुलिस कर्मचारी आपको भागते हुए दिख रहे हैं और ये अपराधी हैं जो भागते हुए दिख रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि यहां पर हालात बहुत विकट बन चुके हैं। अब यहां के हालातों के प्रमुख कारणों में जिम्मेदार कारक क्या है? सबसे पहला कारक तो मैंने बता दिया, इसकी लोकेशन। कोलंबिया और पेरू के बीच में इक्वाडोर का आना, जहां कोकेन पैदा भले ही ना होती हो लेकिन एक्सपोर्ट की जाती है, और एक्सपोर्ट करने में बड़ा कारण इनकी करेंसी का डॉलर होना। नंबर दूसरा, यहां के जेल के नियमों का बहुत ही लंजू पंजू स्थिति में होना। मतलब हालत यह है कि यहां 2021 में जेल के अंदर हुए संघर्ष में 460 कैदी मारे गए थे, क्योंकि यहां पर वर्चस्व की लड़ाई चलती है। मैंने आपको पहले ही बताया, पैदा कहां हो रहा है कोकेन? कोलंबिया में। सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहे हैं? मैक्सिको वाले। तो मैक्सिको और कोलंबिया की गैंग जो इक्वाडोर की जेल में बंद है, उनके बीच में भी वर्चस्व की लड़ाई चलती है। यहां सारा खेल वर्चस्व का है, सारा की सारा कंट्री ड्रिवन बाय ड्रग गैंग्स हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आप सोचिए, ये 2021 की कटिंग है जिसमें एक गैंग, मतलब जेल के अंदर हुए जो दंगे थे, उनमें 52 लोग एक ही बार में मारे गए थे। और क्या होता है यहां पे, एक गैंग जब दूसरे गैंग का सफाया करती है तो उसके ऑर्गन्स को काट काट के फेंक दिया जाता है। बहुत ही विभत्स स्थिति होती है, जिसको आप सुर्खियों में देख सकते हैं। कलेक्ट बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द मेजर प्रिजन्स। यहां की जेलों में इंसान नहीं मिलते, उनके हिस्से मिलते हैं, और ये सुर्खियां हैं जो आपके सामने निकल कर आती हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जेल के हालात इतने पुअर हैं कि यहां जेल की छतों से म्यूजिक बैंड चलते हैं। ये जेल है, जेल की छतों पर लोग दिखाई दे रहे हैं, और ऐसी स्थिति में ये जो लोग हैं, आपको ये लॉक्ड अप एट ए ड्रग लॉर्ड, ही जस्ट रिलीज ए म्यूजिक वीडियो फ्रॉम द प्रिजन। यानी ड्रग के जो वो हैं, यहां पर म्यूजिक वगैरह रिलीज बढ़िया से करते रहते हैं। अच्छा, अब बड़ा सवाल फिर एक और बनता है कि ये भी समझ में आ गया कि यहां पर डॉलर चलता है, क्या लोगों में आत्मसम्मान जैसी कोई चीज नहीं है? क्या यहां रोजगार के अवसरों की कमी है? ऐसी स्थिति में ड्रग उन्हें बहुत ही ल्यूक्रेटिव तरीका लगता है कि बस इसे बेच दिया जाएगा तो बढ़िया से पैसा कमाया जा सकता है। यही कारण है कि मेजॉरिटी जो यूथ है यहां का, वो ड्रग कार्टेल का हिस्सा बनना चाहता है। एक और कहानी बड़ी रोचक है, और वो क्या है, यहां चूंकि सी कोस्ट है, यहां की टूना मछली बड़ी फेमस है, और बनाना जो है ना, केला जो है, वो यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है दुनिया के कई देशों में। यहां केले के बीच में कोकेन रख करके और टूना मछली के पेट में कोकेन रख के एक्सपोर्ट की जाती है। यानी कोकेन एक्सपोर्ट में बनाना ट्रेड का बहुत बड़ा योगदान है। यानी केले के अंदर, टूना मछली के अंदर मिलियंस ऑफ टन जब एक्सपोर्ट होता है तो किसी भी डब्बे में रख दिया, किसी को पता चलता नहीं है, और बड़ी मात्रा में यहां से सामान एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, ये वो उम्मीदवार है जिसकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, जिसकी 10 अगस्त 2023 को हत्या हुई थी, और ये नाओबा जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, जो कि वर्तमान में इमरजेंसी डिक्लेयर किए हुए हैं। अच्छा, मैं इनकी नाओबा की भी कहानी बता दूं आपको, थोड़ा सा सुन लीजिए। जब नाओबा राष्ट्रपति बनकर आए तो इन्होंने वापस से देश को पुनर्गठित करने की कसमें खाई थी। इन्होंने कहा था कि मैं पूरी तरह से रिफॉर्म्स को खत्म कर दूंगा, सेना को नए वेपन दिलवाऊंगा, नई मशीनरी दिलवाऊंगा, और अमेरिका का इन्हें बिल्कुल पपेट माना जाता है। यही तो कारण है, जैसे ही राष्ट्रपति बने, दिसंबर 23 की, यानी महीने भर पहले की घटना है, इन्होंने $200 मिलियन का अमेरिका से वेपन परचेज किया कि सर मेरी सेना को मुझे अपडेट करना है, और अमेरिका को तो असली फसल यहीं से मिलती है। तो अमेरिका से उम्मीद की जा रही है कि इक्वाडोर में भी आकर के वो थोड़ा इंटरफेयर करे, ऐसा लोगों का मानना है। अच्छा, अब एक और चीज यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग निकल कर आती है। जब कई फैक्टर ढूंढ रहे हैं तो उनमें से जेल का सिस्टम कमजोर होना, देश के अंदर गरीबी होना, और एक तीसरी बड़ी चीज जो निकल कर आई वो ये है कि इक्वाडोर के क्राइम को बढ़ने में अल्बेनिया का बड़ा कनेक्शन है। अब ये अल्बेनिया की क्या कहानी है, कहां है, जरा मैप देखते हैं। देखो साथियों, ये वर्ल्ड मैप है, और इस वर्ल्ड मैप में आप यूरोप को खोजें तो कुछ इस प्रकार से पाते हैं। यूरोप के दक्षिण में, इटली के पूर्व में आपको एक देश दिखाई पड़ता है जिसका नाम है अल्बेनिया। अल्बेनिया यूरोप में ड्रग सप्लाई करने का, ड्रग कार्टेल का बड़ा केंद्र है। अल्बेनिया के लोग ही यहां से निकल करके और इस देश में यानी इक्वाडोर में आकर सेटल हुए थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि 2020 तक
इक्वाडोर में बसने के लिए कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती थी। यहां के फर्जी पासपोर्ट, फर्जी डॉक्यूमेंट्स आसानी से मिलते थे। क्योंकि यूरोप में ड्रग्स का कंजप्शन, अमेरिका और यूरोप में हाईएस्ट ड्रग कंजप्शन होता, कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ऐसी स्थिति में अल्बेनिया का ड्रग कार्टेल सिस्टम शिफ्ट हो गया था इक्वाडोर। और आज जो इक्वाडोर में लोग रहते हैं वो फर्जी नाम से रहते हैं, अधिकांश लोग अल्बेनियन हैं। यानी अल्बेनिया के जो ड्रग लीडर्स थे अब वो इक्वाडोर से अपनी सत्ता चलाते हैं, यहीं से अपने कनेक्शन का उपयोग करके। अब आप ऐसे समझिए कि किसी एक जगह पर सस्ता कोई माल मिल रहा है, उसे महंगी जगह पहुंचाने के लिए सोर्स पर पहुंच गए। उदाहरण के लिए हमारे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आप इस क्षेत्र में देखें तो मोरबी गुजरात की टाइल्स बड़ी फेमस हैं। तो कोई कलाकार क्या करे कि भाई उसको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक ट्रक टाइल्स मान लीजिए इतने लाख रुपए का पहुंच रहा है, बोले यार ये ट्रक वाले बहुत पैसा ले रहे हैं, तो एक काम करते हैं अपना एक आदमी मोरबी में ही बिठा देते हैं, वो बेस्ट चीज ढूंढकर हमें यहां भेजेगा। एग्जैक्टली अल्बेनिया वालों ने क्या कहा, इक्वाडोर में चूंकि डॉलर करेंसी है, फर्जी में डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, पासपोर्ट इजीली मिल जाता है, तो बोले एक काम करते हैं अपना एक आदमी इक्वाडोर बिठा देते हैं। तो अल्बेनिया वालों ने इक्वाडोर में अपना आदमी बिठा दिए और अपने आदमी बिठाते बिठाते पूरी अल्बेनियन गैंग है जो यहां पर पहुंच गई। यानी अल्बेनियंस ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्टार्ट कर दिया था 1990 के दशक में और 2020 तक यहां का पूरा शासन संभाल लिया। आप इससे अंदाजा लगाइए 2000 मतलब लगभग 33% जो कोकीन 2021 में पकड़ा गया था वो यूरोपियन मार्केट के लिए जा रहा था, क्योंकि रास्ता उसका कहां से था, इसके अल्बेनिया से होकर के निकलता था। ठीक है ना। फिलहाल के लिए यहां पर राष्ट्रपति महोदय बाहर निकल आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इन सबको वापस गिरफ्तार करेंगे और इनको पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करेंगे। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने केवल शांति की, अपने लोगों से कहा है कि वहां जाने से बचें, एडवाइजरी जारी कर दी है। मेरे प्यारे साथियों, इतना बड़ा सेशन हमने किया, आप इस पूरे सेशन को पेशेंस के साथ सुने। अब आपसे अंत में एक अपील कर जाते हैं। अपील इतनी सी है, सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं तो वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, उसे क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को इतनी पेशेंस के साथ सुन लिया है, ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कर दीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना हमारे लिए मोटिवेशन बनता है इस तरह के टाइटल्स तक अपनी मेहनत करने का। मेहनत आपको दिखती है कि हाँ हमारी टीम और हम इसके ऊपर दिन रात मेहनत करके आप तक बेहतरीन कंटेंट लेकर आते हैं। बाकी आपकी राय इस विषय पर क्या है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।